दोस्तों, आइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ सीखते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी को यहाँ देख रहे हैं और इसके कुछ अंश को हम निकाल रहे हैं, काट के निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से तरबूज बेचने वाला तरबूज को काट के सैंपल के लिए काट के निकाल कर दिखाता है और उस सैंपल से मालूम हो जाता है कि तरबूज कितना लाल है या कैसा है। सेम उसी प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ सैंपल की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए हमने उसके केंद्र से एक टुकड़ा काटा। रियलिटी में नहीं काटा है, मैप में काटा है, जो इसके सेंटर से ऊपर तक का हिस्सा होता है और इस अंश में वो सभी तत्व या सभी चीजें पर्याप्त होती हैं जो पृथ्वी में पाई जाती हैं। इसी सैंपल से हमें पता लग जाता है कि आंतरिक संरचनाएं कैसी हैं और उन संरचनाओं में पाए जाने वाले कौन कौन से मटेरियल होंगे या उसका नेचर कैसा होगा। तो सेम वही चीज हम यहाँ से एक अंश को लिए हैं और वो अंश हमने यहाँ दिखाया है। तो आइए एक एक करके इसको अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन इसके अध्ययन से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को ये भी बता दूं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुंचना असंभव है। अफ्रीका में सोने की खान की खोदाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंदर तक हुई। उससे हमें पूरा प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 और किसी किसी किताब में 6371 दिया हुआ है। तो उसके साक्ष्य के लिए हमें कुछ अप्राकृतिक और कुछ प्राकृतिक साधन अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से हम इसका अध्ययन करना उचित समझते हैं। अप्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले हम घनत्व को देखेंगे कि पृथ्वी का घनत्व कैसा है। तो घनत्व जब देखते हैं तो घनत्व में सबसे पहले क्रस्ट का या भूपर्पटीय का घनत्व देखते हैं। दोनों एक चीज है, क्रस्ट या भूपर्पटी। तो भूपर्पटी का घनत्व जो होता है वो 3 होता है और इसके आंतरिक भाग जो होते हैं, जिसको क्रोट के नाम से जाना जाता है, उसका घनत्व 8 होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 3 11 हो गया और 2 से भाग दे दीजिए तो ये आएगा 5.5। तो 5.5 इसका औसत घनत्व हो जाएगा पृथ्वी का। ध्यान दीजिएगा, जब हम भूपर्पटी या क्रस्ट के घनत्व की बात करेंगे तो वो 3 आएगा और आंतरिक क्रोट की घनत्व की बात करेंगे तो 8 आएगा और जब औसत घनत्व की बात करेंगे तो वह 5.5 आएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है
कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो औसत घनत्व आपका 5.5 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो पहली चीज हमने घनत्व को देखा, और दूसरी चीज अप्राकृतिक साधन में या स्रोत में दाब को देख लेते हैं। दाब, ये दूसरा पॉइंट है। दाब को देख लेते हैं। जब पृथ्वी के भूपर्पटी से अंदर जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना हाई होता जाएगा, यानी कि दाब बढ़ता जाएगा। तीसरी चीज हम तापमान को देखते हैं। तापमान को क्रस्ट से या भूपर्पटी से नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, और कितना बढ़ता है? लगभग 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इस तरीके से जितना हम लोग अंदर जाएंगे टेम्परेचर उतना हाई होता जाएगा। तो ये कुछ अप्राकृतिक स्रोत थे। आइए कुछ प्राकृतिक स्रोत को भी देख लेते हैं, जो साधन है इसके अध्ययन के लिए, जिसमें ज्वालामुखी इम्पोर्टेंट है। ये वो तो अप्राकृतिक बातें हमने की, ये प्राकृतिक बातें हैं। प्राकृतिक स्रोत या साधन। नंबर 1, ज्वालामुखी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी से उद्गार होने वाले लावा जो इस बात का साक्ष्य है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से पदार्थ या उसकी संरचना कैसी है, ठोस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या और किसी फॉर्म में है। दरअसल ज्वालामुखी का जो लावा बाहर आता है तो वायुमंडल के संपर्क में आने से तेजी से ठंडा होने लगता है, और जब ठंडा होता है तो एक चट्टान का निर्माण होता है, और उस चट्टान से हम अध्ययन कर सकते हैं कि यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलने वाले लावा कितने अंदर से आए हैं, ये अभी कहना मुश्किल हुआ। लेकिन कुछ प्रमाण की बुनियाद पर हम आंतरिक संरचना के साक्ष्य के तौर पर इसको पेश कर सकते हैं। दूसरी चीजें, अच्छा एक चीज और इसमें है कि हम लावा यूज कर रहे हैं, चूंकि एक मैग्मा भी होता है। दो चीजें होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मटेरियल होता है वो दरअसल मैग्मा ही होता है। जब तक पृथ्वी के अंदर है वो मैग्मा है, जैसे पृथ्वी के बाहर आया वो मैग्मा न होकर के लावा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्मा और लावा में यही एक अंतर है। मैटर डिपेंड करता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। दोनों एक चीज है, दोनों सेम है। अगर पृथ्वी के अंदर है तो लावा है, सॉरी मैग्मा है, और पृथ्वी से बाहर आ गया तो लावा है। इसमें दूसरी चीज और है जो प्राकृतिक साधन के रूप में लिया जाता है, वो है भूकंप।
भूकंप। जब भूकंप में देखते हैं तो 3 तरंगे आती है और 3 तरंगों के आधार पर इसके अध्ययन में और ज्यादा आसानी हो जाती है और उसके प्रमाण की बुनियाद पर हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों का पता लगता है कि ये किस फॉर्म में है। और वो 3 तरंगे ये हैं, नंबर 1 पी तरंगे, और नंबर 2 एस तरंगे, और नंबर 3 एल तरंगे। आइए थोड़ा सा इसको एक एक करके थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। पी तरंगे, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बट अभी सीटेट में नहीं पूछा गया। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्यान दीजिए, ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और ध्वनि की गति से चलती है। और एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है, जो प्रकाश की गति से चलती है। और एल तरंगे ये ऊपरी सतह पर चलती है। इसकी यही एक विशेषता है और दूसरी विशेषता ये है कि यह अति विनाशकारी होती है। गति इसकी इन दोनों की अपेक्षा स्लो होती है, लेकिन लॉन्ग वे में चलती है, बहुत दूरी तक चलती है, अति विनाशकारी होती है और ऊपरी सतह पर चलती है। पी तरंगे ठोस और द्रव दोनों अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जबकि एस तरंगे केवल ठोस में ही चलती है। ध्यान दीजिएगा, इसका काम पड़ेगा यहाँ पर। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्रस्ट को या भूपर्पटी को सबसे पहले हम देखते हैं। भूपर्पटी या क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो लगभग 35 किलोमीटर की होती है। किसी किसी किताब में 32 दिया हुआ है और किसी किसी बुक में 30 भी दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में 35 किलोमीटर की इसकी मोटाई को बताया गया है। और उसके नीचे की जो लेयर होती है, जो परत होती है, वो मेंटल के नाम से जानी जाती है। लेकिन उससे पहले एक चीज हम ये बता दें कि भूपर्पटी और मेंटल को अलग करने वाली जो सीमा होती है, उस सीमा को मोहोरोविक असंबद्धता कहते हैं। कारण ये कि जब तरंगे क्रस्ट या भूपर्पटी से प्रवेश करती हुई मेंटल में जाती है, प्रवेश करती है, तो उसकी गति बढ़ जाती है। और गति का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि ठोस में वृद्धि हो रही है, और जहां से ठोस में अचानक वृद्धि होती है वही असंबद्धता रेखा कहलाती है। और सबसे पहले इस रेखा को चिन्हित करने वाले मोहोरोविक थे, इसलिए उनके नाम पर मोहोरोविक असंबद्धता कहा गया है। दूसरी चीज कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट दरअसल सियाल का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। क्रस्ट सियाल का बना होता है और ये सियाल का मतलब होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम।
सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है। कौन सा? क्रस्ट। सियाल याद रखिएगा, याद हो जाएगा। सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है। दूसरी चीज कि इसकी मोटाई कहीं कहीं पर बहुत कम है और कहीं पर बहुत अधिक है। कहाँ कम है, कहाँ अधिक है, उसको देखते हैं। महासागरों में इसकी औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों पर या स्थल खंडों पर इसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर है। दोनों माना जाता है। मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि किसी किसी बुक में 30 और किसी किसी में 35 दिया हुआ है, बट ज्यादा बेस्ट 35 ही है। और कहीं कहीं पर जहां पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, वहां पर इसकी मोटाई और अधिक बढ़ जाती है, 50, 60, 65 तक बढ़ जाती है। वो डिपेंड करता है पर्वतों की ऊंचाई पर। दूसरी लेयर की बात करते हैं जो मेंटल कहलाती है। मेंटल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल ये सीमा यहां तक, जो ऊपरी मेंटल है, और भूपर्पटी का निचला भाग या जो सीमा है उसको अलग करता है। ऊपरी मेंटल को स्थेनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा का निकलना या मैग्मा का ऊपर उठना इसी परत में होता है। इसी परत से मैग्मा या लावा का बाहर निकलना ही ज्वालामुखी का उद्गार का कारण है। इसकी दूसरी बात, मुख्य बात यह है कि निचला मेंटल ऊपरी मेंटल की अपेक्षा और ज्यादा ठोस हो जाता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि भूकंपीय तरंगे जो पी तरंगे थी और जो एस तरंगे थी, दोनों तरंगे ठोस अवस्था में चल सकती हैं, बट द्रव अवस्था में केवल पी तरंगे ही प्रवेश करती हैं, एस तरंगे हट जाती है। तो निचले मेंटल तक पी और एस दोनों तरंगे चलती है और गति भी बढ़ती जाती है। डिपेंड करता है आंतरिक संरचना पर। जितना अधिक ठोस होगी तरंगे, उतना अधिक तेजी से प्रवाहित होंगी। तो जब यहां से यहां पर आने में गति तेज होती है तो इस बात का साक्ष्य है कि ये और अधिक ठोस होंगी। इसकी जो गहराई है वो 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की है और इन्हीं के बीच में मेंटल परत पाई जाती है। और निचले मेंटल में ठोस
अधिक होने के कारण P और S तरंगे अधिक तेजी से गति करती। उसके बाद तीसरा क्रोड लेयर आती है। क्रोड लेयर और मेंटल लेयर को अलग करने वाले जो रेखा होती है, सीमा होती है, उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मेंटल को और क्रोड को, या ये कह सकते हैं कि निचले मेंटल को या बाह्य क्रोड को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, या आंतरिक मेंटल को या बाह्य क्रोड को अलग करने वाली सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और ये 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर तक की नीचाई तक पाई जाती है। यही 6370 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने पर पृथ्वी की त्रिज्या ज्ञात की जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, और इसका अगर व्यास देखा जाए तो 6370 को 2 से गुणा कर दीजिए तो व्यास आ जाएगा। बट हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी संरचना कैसी है, जबकि हमने देखा क्रस्ट की कि ठोस है, मेंटल की देखा उससे ज्यादा ठोस है, और क्रोड की देखा ये कैसी है, अभी बाकी है। तो एक चीज और हम बताते चले, इसमें हमने बताया कि सियाल का बना होता है क्रस्ट, मेंटल जो है सीमा का बना होता है। सीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम, 2 तत्वों से बना होता है मेंटल, सिलिका और मैग्नीशियम। ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्रस्ट को, भूपर्पटी को अभी हमने बताया कि सियाल का बना है और ये सीमा का बना है, और उसी तरीके से ये क्रोड, ये नीफे का बना हुआ है। नीफे का निकिल और लोहा, 2 चीजों की मात्रा अत्यधिक होती है। तो इस तरीके से हमने 3 चीजों को देखा यहाँ पर, जो तीनों इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, क्रोड में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है। ये याद करिएगा, बहुत इजी है, याद हो जाएगा। नहीं याद होगा नोट्स बनाइएगा, दोबारा वीडियो सुनिएगा, याद हो जाएगा। आइए एक चीज और चर्चा करते हैं कि इसकी संरचना या इसका रूप कैसा है, किस नेचर का है, ठोस है, द्रव है, गैस होने की तो संभावनाएं नहीं है। और 2 ही चीजें हैं, चाहे तो ठोस होगा, चाहे तो द्रव होगा, लिक्विड होगा। तो फिर हम ज्ञात करने के लिए उसी तरंगों को पकड़ते हैं, पी तरंगों को और एस तरंगों को। पी तरंगे जब चलती है तो क्रोड में प्रवेश कर जाती हैं और आगे निकल जाती हैं, जबकि एस तरंगे क्रोड तक आके रुक जाती हैं। और एस तरंगों का क्रोड तक आके रुक जाना इस बात का प्रमाण है कि क्रोड ठोस अवस्था में नहीं है। क्योंकि विशेषता हम लोगों ने अभी सीखा कि एस तरंगों की विशेषता यही होती है
कि वो केवल और केवल ठोस अवस्थाओं में गति करती है, लिक्विड अवस्था में गति नहीं करती। और यहाँ से इस तरंगों का विचलन हो जाना या बिछड़ जाना, रुक जाना, इस बात का प्रमाण है कि क्रोट लिक्विड फॉर्म में होगा। इस बात का प्रमाण है कि क्रोट ठोस फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन एक बात और है, जब पी तरंगे क्रोट में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, और धीमी गति होने के कारण इस बात का भी प्रमाण है कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन उतना भी गति धीमी नहीं होती जितना लिक्विड फॉर्म में पी तरंगों को होना चाहिए। बट कंक्लूजन यही है कि क्रोट अर्ध ठोस अवस्था में है। यदि क्रोट से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग यही कहिएगा कि यह अर्ध ठोस अवस्था में है। और इतना काफी दाब और ताप होने के कारण घनत्व भी इसका बढ़ जाता है। दरअसल इसको देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म में ही रहा होगा, लेकिन दाब इतना काफी वहां पे पड़ता है और दाब के साथ साथ टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया था कि हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि होती है। तो आंतरिक भागों तक टेम्परेचर का काफी हाई हो जाना और प्रेशर का भी काफी हाई हो जाना, कोई भी पदार्थ लिक्विड फॉर्म में भी होगा तो ठोस में बदलने का प्रयास करेगा। लेकिन किसी भी पदार्थ को ताप और दाब को सहने की एक क्षमता होती है, उससे ज्यादा ताप और दाब को सहन नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से क्रोट आपको समझ में आ गया होगा, मेंटल समझ में आ गया होगा, और क्रस्ट या भूपर्पटी समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोगों ने किया।